हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कंपनी क्या होती है और कंपनियों के प्रकार। ठीक है। कंपनी और कंपनियों के प्रकार करने वाले क्लास 11th के लिए ये लेक्चर है। यूपी बोर्ड कॉमर्स 24-25 सेशन। कंपनी के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो कंपनी जो है एक कानूनी इकाई है, यानी कि कानून के द्वारा निर्मित इकाई है एक कंपनी, जिसे कि व्यक्तियों के एक समूह द्वारा चलाया जाता है ना। समूह द्वारा किसी व्यावसायिक फर्म में काम करने और उसे विनियमित करने के लिए स्थापित किया जाता है, कि काम करना और उससे बेनिफिट उठाना, उससे लाभ कमाना। किसी कंपनी को वित्तीय दायित्व और कर उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीकों से समन्वित किया जा सकता है, जैसे कि लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई गारंटी, यानी कई तरीके से कंपनियां चलाई जाती जो उसके प्रशासन कॉरपोरेट कानून पर निर्भर करती है, कि हमने सिंगल पर्सन बनाई है, कि सरकारी कंपनी है, कि प्राइवेट कंपनी है। वो सारी चीजें है ना। किसी उद्यम में व्यवसाय की चिंता की रेखा आमतौर पर यह बताती है हमें कि वह किस व्यावसायिक उपसंरचना को चुनती है। कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो वो चीज हमारे स्ट्रक्चर को बताती है। स्ट्रक्चर का मतलब कि हम क्या काम करने वाले, कैसे करने वाले हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक साझेदारी, एक निगम, या एक स्वामित्व। ऐसे मामले में एक कंपनी को एक व्यवसाय के प्रकार के रूप में माना जाता है, कि कंपनी क्या है, एक व्यवसाय है एक तरीके से, है ना। अब और आगे जब हम पढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि कंपनियों को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे एक तो होता है शेयरों द्वारा सीमित कंपनी, के जिनको हम शेयरों के हिसाब से, कि कंपनी के पास 10,000 शेयर है या 1 लाख शेयर है। और एक है असीमित कंपनियां होती हैं। तो शेयर के द्वारा अगर हम बात करें, तो इस परिदृश्य में इसके सदस्यों की देयता उनके द्वारा अधिग्रहित शेयरों के नाम मात्र मूल्य के स्तर तक सीमित रहती है। जैसे कि सपोज करो कोई कंपनी है जिसके पास 1 लाख शेयर है। उसने क्या कर रखा है कि 20,000 शेयर तो एक व्यक्ति को दे रखे हैं, और 80,000 शेयर इन्होंने बी कंपनी के लगे हुए। ऐसे करके ये कंपनी दोनों बंदे चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी लायबिलिटी अगर कोई लॉस हो जाता है, तो एक ही लायबिलिटी केवल और केवल कितनी होगी, 20,000 शेयरों तक ही तो होगी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि इसके पास तो केवल 20,000 शेयर है। बी बंदे के पास 80,000 शेयर है, कि इसके पास ज्यादा शेयर है कंपनी का, है ना। तो ये ज्यादा वहन करेगा, इसका दायित्व तो ज्यादा है। तो शेयरों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब कि जिस भी व्यक्ति के पास शेयर होते हैं, उतनी ही उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी लायबिलिटी को पे करेगा। यदि किसी शेयर धारक ने शेयर की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है, तो उद्यम के ऋण चाहे जो भी हो, ऋण मतलब लोन, उसकी ओर से कोई देयता नहीं है। अब भाई उसने अपने 20,000 के शेयर जो थे उसके पास, उसका फुल पेमेंट कंपनी को कर दिया उसने। मान लो 20,000 शेयर 100 रुपए का एक था, है ना। तो उसने तो अपना 20 लाख रुपया पे कर दिया है ना पहले से। अब भले ही कंपनी 50 लाख के लॉस में क्यों ना जाए, उसका तो हिस्सा केवल 20 लाख तक का था। बाकी का 30 लाख बी बंदा जाने, है ना। उसे अपनी निजी संपत्ति से भी कोई भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी लॉस हो, कितना भी नुकसान में जाए कंपनी, वो तो केवल और केवल कितना देगा, जितने उसके पास शेयर थे। तो लिमिटेड बाई शेयर का मतलब ये होता है। वहीं अगर हम बात करें असीमित कंपनी की, तो जब इसके शेयर धारकों की देयता पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, कि भाई जो भी लॉस होगा, अब लिमिटेड नहीं रखा हमने कि आपने अगर 20,000 शेयर खरीद रखे थे तो आप केवल उतना ही पे करेंगे। नहीं, ऐसी कंपनी को असीमित कंपनी बोलते हैं, जहां पर हमने कोई लिमिटेशन नहीं लगा रखी है ना। जब किसी कंपनी की संपत्ति उसके बकाया ऋण का भुगतान करने के लिए भी अपर्याप्त है। सपोज करो कंपनी को नुकसान हो जाता है 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख का नुकसान हो जाता है, और
ये 3 बंदे हैं जो कि इस कंपनी को चलाते हैं, है ना। तो अब 10 लाख के नुकसान में 5 लाख रुपए, तो मतलब 5 लाख इसका लगा हुआ था, 4 लाख इसका लगा हुआ था और 1 लाख इसका लगा हुआ था। ये 3 बंदों ने ऐसे करके ये 10 लाख रुपए लगाए हुए थे। अब अगर कोई भी लॉस हो जाता है या फिर कोई ऐसा लोन है कंपनी पे जो कि पे करना है उसको, है ना, तो जो है उसके लिए ये लोग अपनी जो निजी संपत्ति है उसकी भरपाई से उससे लाके जो लोन चल रहा है ना कंपनी पर उसको पे करेंगे। जैसे कि अब इन्होंने 15 लाख रुपए कहीं से लोन ले रखा था, है ना, अब उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे, ये अपनी प्राइवेट संपत्ति अपना घर मकान कुछ भी बेच के इनको जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लेनदार अपने शेयर धारकों से अपना बकाया मांग सकते हैं। लेनदार का मतलब हमने अगर कहीं से उधार में कुछ खरीद रखा है उसको हम लेनदार बोलते हैं, है ना, उसको लेनदार बोलते हैं। तो अब इनका बकाया है तो ये भी अपने शेयर धारकों से पैसा अपना मांग लेंगे। ऐसे उद्यम भारत में नहीं पाए जाते हैं लोग। सारी कहानी इन्होंने यहाँ पर खत्म कर दी कि ऐसी कंपनी भारत में नहीं है। हालांकि कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 20 में इसे मंजूरी भी दी गई है कि आप असीमित कंपनियों वाली असीमित शेयर वाली कंपनी भी खोल सकते हैं, जहां पर अगर शेयर धारकों के पास जो रुपया है उससे भरपाई नहीं हो पा रही है बाहर के लोन की, बाहर के कर्जे की, तो भाई अपनी अपनी पर्सनल संपत्ति भी चाहे आप बेचो, लेकिन आपको कर्जा तो पूरा देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आए हम तो शेयर धारकों की संख्या के आधार पर उद्यमों को 3 प्रकार से बांटा जाता है शेयरों के हिसाब से भी। जैसे कि सार्वजनिक कंपनी होती है। सार्वजनिक का मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी है एक तरीके से। तो सार्वजनिक वो है जो कि निजी कंपनी नहीं होती, यानी कि प्राइवेट नहीं होती है ना। इसका पूरा कंट्रोल या फिर हम बात करें ओनरशिप किसके पास होती है, इसकी ओनरशिप होती है सरकार के पास, है ना। इसका मालिकाना हक जो सरकार के पास होता है। और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो 51% से ज्यादा शेयर जो है वो किसके पास होता है इसमें, गवर्नमेंट के पास होता है, सरकार के पास होता है। ठीक है जी। वो सार्वजनिक कंपनी होती है। क्या वह कंपनी किसी निजी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है? जी बिल्कुल। जो कि निजी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बात करी 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो ये होल्डिंग कंपनी है कि कंपनी को होल्ड कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। और सहायक कंपनी कौन सी होगी, जिसके पास 49% शेयर बचा है ना, तो ये होती है सहायक कंपनी। तो सहायक नहीं होनी चाहिए जो सार्वजनिक कंपनी है ना। तो ये कैसी हो सकती है, ये होगी निजी कंपनी फिर, जिसके पास 49% से कम शेयर है एक तरीके से। अच्छा, निजी कंपनी कौन सी होती है, जो अपने शेयरों को हस्तांतरण करने के अधिकार को सीमित रखती है। भाई सारी लिमिटेशन जो है इन्हीं पे लगा दी जाती है निजी पर। क्यों? क्योंकि इन पर कंट्रोल करना आसान नहीं रहता है ना, कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करते जिससे कि नुकसान में जाए कंपनी, है ना। तो अब भाई सार्वजनिक कंपनी है, उसका तो कंट्रोल, उसकी तो देख रेख किसकी पास है, सरकार के पास है, तो उस पर तो लिमिटेशन कम लगाई जाती है। अगर हम सदस्यों की बात करें तो मिनिमम कम से कम 7 लोग हो सकते हैं सार्वजनिक में, कम से कम 7 लोग, और ज्यादा से ज्यादा असीमित। ठीक है, ये बात भी आपको याद रख लेनी है कि ज्यादा से ज्यादा असीमित लोग। और निजी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति वाली भी कंपनी होती है जहां पर एक ही व्यक्ति चला रहा होता है उसको, है ना। और इसमें सीमित बता दिए इन्होंने कि 200 से ज्यादा जो है इसमें बंदे नहीं होने चाहिए, कर्मचारियों को छोड़कर, है ना। मतलब कंपनी को चलाने वाले, जो कंपनी में पार्टनर बने होंगे, जो मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट में इनका हिस्सा है। कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि लेबर तो वही 50,000 भी हो सकती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, लेकिन उसमें जो मालिक जो होंगे, है ना, जिन लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ होगा, वो 200 लोग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, अब एक व्यक्ति वाली कंपनी या ओपीसी, यानी कि ओपीसी का मतलब क्या होता है, वन पर्सन कंपनी, है ना, इसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी। ठीक है, केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत का निवासी होना चाहिए, वही एक व्यक्ति वाली कंपनी को ओपन कर सकता है। यह गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश गतिविधियों को क्रियान्वित नहीं कर सकते। गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश का मतलब कि बैंकिंग से रिलेटेड ना हो, उन क्रियाओं को ये नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी कि चुकता शेयर पूंजी जिसकी 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 लाख से ज्यादा नहीं, मतलब इतना बड़ा व्यापार नहीं कर सकते आप अगर सिंगल पर्सन को, है ना, ये लिमिटेशन लगा दी ना इन्होंने कि 50 लाख से ज्यादा आपके पास शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। सपोज करो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है ना, और इसके पास जो 5 लाख शेयर है, तो टोटल कैपिटल इसके पास कितनी हो गई, 50 लाख हो गई, है ना, तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसके पास। अच्छा, इसका 3 वर्षों का कुल वार्षिक कारोबार भी जो है वो 2 करोड़ से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर 2 करोड़ से अधिक पहुंच जाता है तो इसको हम फिर वन परसेंट कंपनी नहीं मानेंगे। इसके लिए फिर जो या तो इसको डिजोल्व करने की बात कहेगी गवर्नमेंट, या फिर कहेगी कि भाई इसमें और बंदों को शामिल किया जाए। कंपनी की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ऐसे संघ के रूप में प्रदर्शित की जाती है जो कि एक सामान्य कोष में धन या धन के मूल्य का योगदान करते हैं, है ना, और इसका योगदान किसी उद्देश्य के लिए करते हैं। भाई कंपनी में जो पैसा लगाता है बंदा, तो कोई ना कोई उसके पीछे उद्देश्य जरूर होता है। और ये कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति का मतलब ये है तो व्यक्ति ही, कंपनी को भी एक व्यक्ति कंसीडर किया जाता है ना, लेकिन बनाया हुआ व्यक्ति है ये, बनाया हुआ व्यक्ति है ये। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, जो एक कॉरपोरेट कानूनी इकाई के रूप में मौजूद होता है, जो मूल सदस्यों या फिर शेयर धारकों से अलग होता है। अगर कोई भी केस हो जाता है कंपनी में, तो मालिक पर नहीं होगा, वो किसके विरुद्ध होगा, वो होगा कंपनी के विरुद्ध होगा, न कि मालिक के विरुद्ध। ठीक है, कंपनी के विरुद्ध होगा वो केस, ये बात आपको याद रखनी है। तो मालिक अलग है और कंपनी अलग है। ठीक है, भले ही उसके पीछे लड़ने वाले कौन है, मालिक ही है कि इसको लड़ने वाले कंपनी की ओर से, है ना, और इसके हस्ताक्षर के लिए एक सामान्य प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसमें कुछ निश्चित विशेषताएं भी हैं जो कि अन्य आगे हम अलग अलग बताएंगे। जैसे बोलते हैं कॉमन सील, कंपनी की सील लगी हुई है इस पे, है ना। किसी कंपनी की विशिष्ट विशेषता क्या क्या होती है, कॉर्पोरेट ने कहा है किसी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यानी कि क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। कोई भी अन्य संगठन जो कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ शामिल है, बाद में पंजीकृत नहीं है, उसे कंपनी नहीं माना जाएगा। मतलब क्या कहा इन्होंने कि अन्य संगठन जो कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ तो शामिल है, बाद में उसने रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करा लिया, तो उसको हम कंपनी नहीं बोल सकते। अलग कानूनी इकाई होती है ये, कि एक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई के रूप में मौजूद है। वो तो हमने पिछले ही देख लिया कि मालिक अलग है, कंपनी अलग है, जो अपने शेयर धारकों सदस्यों से भी अलग होती है। भाई शेयर लगाने वाले तो आज है कल नहीं है, है ना, एक कंपनी तो चलेगी ना। तो इस विशेषता के कारण शेयर धारक कंपनी के साथ अनुबंध कर सकते हैं। अनुबंध का मतलब एक एग्रीमेंट जो कर लेते हैं वो, है ना, कि इतने साल हमने आपके शेयर खरीदे हैं। अब वो भाई 2 साल बाद अगर वो शेयर बेच जाते हैं अपने, तो आगे फिर उनका सदस्यता थोड़ी रहेगी। और कंपनी पर मुकदमा भी कर सकते हैं, और कंपनी द्वारा उन पर मुकदमा चलाया भी जा सकता है शेयर धारकों पर। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जिसने शेयर खरीद लिए वो भी कंपनी का कुछ समय के लिए मालिक ही बन जाता है ना, मालिकाना हक हो जाता है उसका भी। सीमित देयता, चूंकि कंपनी एक अलग इकाई के रूप में मौजूद है, तो इसलिए कंपनी के सदस्य कंपनी के ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं है। कि कंपनी पर जो लोन है ना, कंपनी के सदस्यों की देयता उनके द्वारा रखे गए शेयरों की सीमा एवं गारंटी तक सीमित रहती है। जैसे कि अब एक बंदा है राम, इसने कंपनी में पैसे लगाए 5 लाख, सपोज करो 5 लाख रुपए इसका इन्वेस्टेड है कंपनी में। अब इसकी हमने लिमिटेशन बता दी है कि भाई पहले ही कि 5 लाख इसने लगाया है, तो भाई कवर अप कहाँ तक कर सकता है, कोई भी नुकसान हो जाता है, कुछ भी चीज हो जाती है,
तो इसको 5 लाख तक की ही ली तो हम जो वो रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, है ना। तो सीमित देयता का मतलब ये है शेयरों को ट्रांसफर करना, हस्तांतरण करना, कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर धारक होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर किसी बंदे के पास है, लेखों में निर्धारित नियमों के अनुसार अपने शेयरों को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के जो शेयर धारक होते हैं, अपने शेयर को ट्रांसफर कहीं पे भी नहीं कर सकते। जैसे कि ए ने अपने शेयर बी को ट्रांसफर कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। किस केस में? निजी कंपनी के केस में। ठीक है। लेकिन अगर सरकारी कंपनी है आपकी या फिर सार्वजनिक कंपनी है, तो वो अपने शेयरों को ए से बी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अपनी लास्ट स्लाइड है आज की, कि कॉमन सील, कि कंपनी एक कृत्रिम ये व्यक्तिगत का ये इसलिए वह अपने नाम पर खुद हस्ताक्षर नहीं कर सकती। इसके लिए कॉमन सील की आवश्यकता होती है ना, जिसका उपयोग कंपनी की ओर से किए गए निर्णय और प्रतिबंधों के लिए प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि कंपनी ने आज सामान भेजा, यहाँ से यूपी से भेजा इन्होंने एमपी में, तो एक स्टाम्प लगा देते ना, उसी स्टाम्प की बात कर रहे हैं ये, कि पता रहे कि कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी ने जो है वो सामान भेजा है ना। तो उसका नाम शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब कंपनी जो है वो कानून द्वारा स्थापित होती है, जो कि अपनी सदस्यता में अंतर के बावजूद अस्तित्व में रहती है। अगर हम बात करें तो कंपनी कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसमें उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी की मृत्यु हो जाना, दिवालियापन हो जाना किसी का, मतलब उसके पास इतना भी पैसा नहीं है, इतनी भी बनी नहीं है कि वो बाहर वालों का जो है वो दायित्व पे कर सके। किसी के रिटायर हो जाने पर, या एक या सभी सदस्यों के पागल हो जाने पर, जैसे कारक कंपनी की स्थिति को प्रभावित नहीं करते हैं। कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कि 20 लोग काम कर रहे थे तो उसमें से 4 चले गए, तो कंपनी का नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा, कंपनी थोड़ी चेंज हो जाएगी इससे, है ना। वो तो अपने वर्क करती रहेगी ना। अब अगर हम बात करें सदस्यों की संख्या के हिसाब से, तो कंपनी अधिनियम 2013 में एक सार्वजनिक कंपनी शुरू करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी है? 7, जो कि हमने पहले ही बात करी थी। लेकिन निजी कंपनी में कम से कम कितने होने चाहिए? 2। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा निजी में 200 हो सकते हैं। ठीक है, निजी में। और सार्वजनिक में कोई लिमिट नहीं है। आई होप जो आपका लेक्चर हुआ कंपनी के बारे में, है ना, कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे स्थापित करी जाती है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।